शुरू करें। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट में तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे लेक्चर से पहले मैं एक बार रिकॉल भी कराऊंगा कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। ये विजिबल तो हो रहा होगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा, बस क्विक रिवाइज है ये। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? बायोसॉल। तो हमने कहा कि जैसे मेरे पास सपोज कोई वायर है, वायर सीधा हो जरूरी नहीं है, स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है। स्ट्रेट वायर है तो अच्छी बात है, चीजें आसान होंगी, लेकिन स्ट्रेट वायर होना कंपलसरी नहीं है। वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इतना छोटा कि उसे हम सीधा मान सकते हैं। अगर आप कहते हैं इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इस छोटे पार्ट की जो लेंथ है उसको हम आइडियल कहेंगे। आई करंट, करंट एलिमेंट है। अब करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डीएल को हम ये मान लेते हैं। ये इतना छोटा है डीएल लंबाई, जितनी छोटी लंबाई आप पॉसिबल सोच सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर दूरी पर ही हो, थीटा एंगल पे आर दूरी पर कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आईडीएल डीएल क्रॉस इंटू आर आर वेक्टर अपॉन आर आर टू। यही आया था, ये हमने पढ़ा है। आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करें ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी से, तो चीजें आसान हो सकती हैं। उसके बाद हमने ये पहला था, इसकी डिटेल आपको पहले मिली जाएगी, वो पढ़ा ही होगा। दूसरा हमने एक लंबा वायर लिया, और इस सिचुएशन में जो दूसरा ट्रेस था हमारा बच्चों, मैंने जो पढ़ाया आपको, सपोज वो ये है। यार ये हटेगा कैसे? ये बार बार आ जा रहा है। और कोई पॉइंट पता नहीं कहाँ पर माने, तो सपोज मैंने यहां मान लिया, और हम इस तरह से ले रहे हैं। ये तो पढ़ाना नहीं दे रहा है वैसे तो। हमने यहाँ से भी सपोज ऐसा है, ये आगे को डॉटेड बना देते हैं। ये पॉइंट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और सपोज ये थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। चल, इसकी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मान लेते हैं। ऐसा कुछ था ना? तो ये यस point, सर। तो फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था याद है? म्यू नॉट अपॉन, सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडी आई अपॉन डी। अच्छा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ले रखी है। यस सर। अच्छा तो चलो ठीक है, ये डी ले लिया। परपेंडिकुलर तो आई अपॉन डी टाइम्स, सर इतने ही आया था। अरे क्रॉस थीटा लिखा मैंने, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या लिखा था? सर थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये था, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद क्या किया था? सर उसके बाद से हमने मतलब जब जो पी होगा वो
नियर हो जाएगा एंड जो ऊपर उसके एंड में दोनों के, तो तब नहीं, ये तो एक जनरल सबसे केस है अच्छा। फाइनाइट वायर के लिए। और फिर मैंने ये भी सिचुएशन ले ली इसी से कि अगर वायर की लेंथ इंफिनिटी को टेंड करे तो उन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए फिर? सर तब फिर आया था अगर न्यू वायर नॉट की अपॉन लेंथ 4 पाई। दोनों साइड इनफाइनाइट है तो थीटा वन छोटा होते जाएगा, सोचिए, और थीटा टू बढ़ता जाएगा। अगर इसमें थीटा वन टेंड्स टू 0 हो और थीटा टू टेंड्स टू पाई हो जाए तो क्रॉस थीटा वन टेंड्स टू 1 हो जाएगा और क्रॉस थीटा टू टेंड्स टू -1। तो फिर बीच इतना हो जाएगा उस समय न्यू नॉट नॉट अपॉन 4 अपॉन पाई 4 पाई आई टू अपॉन डी पाई अपॉन टी। 1 माइनस -1। तो ये 2 हो जाएगा 2i अपॉन डी, ऐसा किया होगा हमने। और मैंने एक दो केस और भी लिए होंगे जहां पर मैंने ये कहा होगा कि अगर ये इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पर हो, ऐसा कुछ था। यस सर। ठीक, इसकी डायरेक्शन भी हमने ली होगी। डायरेक्शन समझ में आ रही है ना? मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा बनाया और ऐसा बनाया, ये ए है सिचुएशन, ये सी है, तो ए सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा? साउथ हम्म, साउथ पर। आउटवर्ड होगा। और एरो की तरह। और सी सिचुएशन में इनवर्ड होगा। इनवर्ड। ठीक होगा। चलो फिर अब आज हम आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल जो हमारा है उसे लिखते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। तो दो वायर हैं हमारे पास और जो करंट है वो पैरेलल वो हो रही है। तो उस सिचुएशन में जैसे ये वायर है पैरेलल है, अभी तो उतना बन नहीं पाया। अच्छा चलो इसको W1 नाम दे देंगे, इसे W2 वायर कर लेंगे। ठीक है, दो वायर हो गए हमारे पास। और अभी सिंपल केस ले लेते हैं, दोनों में करंट भी एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं। सपोज इसमें I1 करंट है और इसमें I2। फिर नेक्स्ट केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, कोई बात नहीं, उससे मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा अभी कहाँ पर। ठीक है, ये है हमारे पास। तो जो फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे वो तो एलिमेंट्री पार्ट लेके करने पड़ेंगे। तो मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर डीएल मान लेता हूँ, ये इतना, इसको हम डीएल मान लेते हैं। तो I2 DL होगा, ये जो लेंथ होगी ना। और सपोज यस सर। दोनों वायर के बीच की दूरी को डी ही मान लेते हैं, उसी फॉर्मूले से। पैरेलल है तो हर जगह डिस्टेंस डी ही रहेगी। तो ये आपस में इनके बीच जो फोर्स होगा वो किस तरह का होगा और वो कितना होगा, हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फोर्स, क्या ये दोनों वायर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो भी करेंगे वो फोर्स की मात्रा कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि यहाँ से एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है। एम्पियर अगर आपको डिफाइन करना हो तो यहीं से सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन हो। तो लैंग्वेज लिखें फिर आप, लिखिए, लेट अस कंसीडर
टू लॉन्ग straight parallel wires. W1 and W2 with currents I1 and I2 respectively. In the same direction. और डिस्टेंस डी मान रखिए हमने, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स बी टी, दोनों वायर के बीच। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा पोर्शन में जो है डीएल लेंथ का W2 वायर में मान रहा हूं। लेट अस टेक अ स्मॉल, एक्चुअली स्मॉल चीज है वेरी स्मॉल पार्ट को, तो वेरी भी लिख देते हैं, तो ऐसा क्या है, वेरी स्मॉल पार्ट डीएल ऑन W2। डीएल इतना छोटा है बच्चों कि आप उसे एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हो? एक पॉइंट। तो जो चीज जिससे आगे डी लग गया, मैंने आपको बताया है हमेशा कैलकुलस में, वो इतना छोटा है जितना छोटा सोच सकते हैं, तो आप उसे पॉइंट की तरह भी मान सकते हैं। तो W1 वायर की वजह से W2 इस डीएल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोचो। अभी इनफाइनाइट वायर वाला लॉन्ग वायर ले रखा आपने, तो ऑलमोस्ट बहुत लंबा है। तो नाउ पहले वायर की वजह से कितना होगा, सोचो। हाँ, जितना इनफाइनाइट के लिए मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड एट डीएल ड्यू टू द वायर W1, ड्यू टू द वायर W1 इज, तो इस फील्ड को मैं बी नाम दे देता हूं। तो बी कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना बताया था, 4/2 I1 अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंडेड लॉ से I1 की वजह से जो डीएल पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, सोचो। अपना थंब जो है I1 के ऊपर रखो और अपनी उंगलियों को कर्ल करिए, आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। ये मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में समझाई है चीजें। इतना क्लियर है? अच्छा, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो मतलब ये है कि जो I2 वायर है उसमें भी करंट फ्लो हो रही है। जो आपने पहले वाले डेरिवेशन किए हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, उनमें क्या होता था, ये करंट फ्लो होती थी और आप इसकी वजह से किसी पॉइंट पर निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन पॉइंट पी पे और कुछ नहीं था, बेचारा खाली अकेले पॉइंट पी होता था। आज तो पॉइंट पी पे आपने मैग्नेटिक फील्ड आज निकाला और आपने कहा साहब ये इनवर्ड है जो डीएल पर है। समझ में आ रहा है? लेकिन आज कहानी अलग है। आज पॉइंट पी से भी एक करंट पास हो रही है I2। तो वो जो I2 पास हो रही है वो एक मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है ना। यस सर। तो अगर कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड से पास हो तो उस पर ये फोर्स
बायो सेवर्ट लॉ बताता है या नहीं? आइडियल yes, क्रॉस, सॉरी, फोर्स जितना होगा फिर I2dl क्रॉस बी ऐसे लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए। yes, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले डेरिवेशन में पॉइंट पी पे कुछ नहीं होता था, खाली एक पॉइंट पी होता था और आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। आज क्या है, आज पॉइंट पी पर पहले मैग्नेटिक फील्ड आपने डिराइव कर लिया, ठीक हो गया, वो इक्वेशन 1 है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से होकर I2 पास हो रही है ना, तो फिर देखते हैं yes, sir, डीएल पे कितना फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है? yes, ठीक है। ये तो काम ही नहीं करने दे रहा है ऐसे, पता नहीं ये, मैं तो टेक्निकल भी नहीं जानता इतना। चलो कोई बात नहीं बच्चों, तो आपने नोट कर लिया है, मैं आगे को ऊपर को, मेरे लिए बड़ा दिक्कत हो रही है, छोटा सा विजन दिख रहा है एरिया। हम्म, तो लिखिए इस बात को, इक्वेशन 1 हो रही है ना, डायरेक्शन हमने बताई थी। नाउ क्या बता रहा था मैं, I2 करंट फ्लोज थ्रू द वायर, किससे, I2 किससे पास हो रही है भाई? अगर मानसिक तौर पर क्लास में ही हो तो मालूम होना चाहिए। the DL point, Y2, हाँ स्पेशली बल्कि यही लिखना चाहिए था, थ्रू डीएल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो I2 इंटू डीएल होगा लेंथ। सो मैग्नेटिक फोर्स, तो इतना सिंपल सी बात थी। एट द एलिमेंट, किस एलिमेंट पर, डीएल पर, द एलिमेंट डीएल इज, तो भाई छोटा ही होगा तो उसे डीएफ नाम दे देता हूं। तो ये आइडियल क्रॉस बी, ठीक है। yes, sir, आई थी जो I2 कर दूं, yes, sir, तो ये जो डीएल है उससे I2 करंट पास हो रही है, तो करंट एलिमेंट I2 इंटू डीएल हुआ ना। yes, sir, और ये I2 डीएल बी साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। सोचो I2 डीएल yes, की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोचो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पेज में अंदर की ओर जा रहा है और डीएल अपवर्ड है ऊपर को। अरे भाई ठीक है नहीं? yeah, yes, sir, तो जितना आ जाएगा ये I2 डीएल बी, वैल्यू रखते हैं, तो अब इसको खाली डीएफ बोलता हूँ, मैग्नीट्यूड आ गया। I2 डीएल बी कितना था, म्यू नॉट अपॉन इक्वेशन 1, 4 pi, 2I1 अपॉन D, टी, ठीक हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इंटू डीएल, ठीक है। yes, sir, तो यहां से इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ।
df upon dl equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon t। ये क्या है आप सोचो, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख दूं, डीएल से डिवाइड किया है, क्या हो गया ये, फोर्स पर यूनिट पर लेंथ, किसकी, W2 पर, किसकी वजह से, W1 की वजह से, लेंथ ऑफ द वायर W2 ड्यू टू द वायर, इतना क्लियर। यस सर। लेकिन जितना फोर्स W1 W2 पे लगाएगा बच्चों, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, उतना ही W2 ने किस पे लगाना चाहिए, W1 W1 पे। तो बेसिकली दोनों वायर एक दूसरे पर इतना ही फोर्स लगाएंगे, यही एक्सप्रेशन है। हो गया यार, कुछ नहीं करना है, कर दिया हमने। मेरी बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो इसी को क्लोज कर लें और मैं इसको फिर उस बात को लिखता हूं। तो बट क्या लिखना चाहिए मुझे, बाई न्यूटन्स, न्यूटन साहब काम तो आएंगे ही हमेशा, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, पहले एक्शन बाद में रिएक्शन, या साइमल्टेनियस, रिएक्शन। दोनों एक साथ बेटा। यहाँ पर फिजिक्स में किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन मान सकते हैं। तो आप ये इतना ही लिखो कि W2 भी W1 पे इतना ही लगाएगा, W2 will also add the same force on W1. So finally, force between wires, और पर यूनिट लेंथ तो रहेगा ही ना, वायर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी, और इसी को हम DF अपॉन DL भी कह सकते हैं बच्चों। तो यार ये बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन था, दो छोटे छोटे उसमें, मेरे हिसाब से तो आसान है। आपको कैसा लगा बताइएगा। हम्म। क्रेजी। अच्छा, अब एक चीज और, हमने फोर्स तो निकाला, फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जो, अब मैं पीछे ले जा रहा हूं, जो हमारे पास आ, ये है बच्चों, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, I2 ऊपर को जा रहा है, तो B अंदर को है। तो ये यहाँ पर जब आप ये दूसरा एक्सप्रेशन मैंने सही का निशान लगाया है, यहाँ पर सोचिए, एक फोर्स ऊपर को, एक क्रॉस बी सोच लीजिए, एक ऊपर को एक अंदर को, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैंने बच्चों सारी चीजें समझा रखी हैं आपको, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। राइट हैंड से उंगलियां मोड़ो और सोचो कि फोर्स कहाँ पड़ेगा। हम्म,
जो फोर्स होगा, I2 का लगेगा फोर्स W1। हाँ नहीं नहीं, अमाउंट तो लिखा ही है, मैं तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये W1 की ओर अंगूठा जाएगा आपको। आपका ए क्रॉस बी जब करते हैं तो राइट हैंड में उंगलियां ए पर होती है और बी की ओर जाती है, याद है? यस सर। तो आपका आइडियल ऊपर को है, वर्टिकल सोचो, और बी अंदर यस। को है। तो आइडियल से बी की ओर जब जाएगी आपकी उंगलियां घूमेंगी, कर्ल होंगी, तो आपका अंगूठा थंब कहाँ को जो होगा, सोचिए। वो W1 की ओर होना ऊपर। चाहिए। यस। ठीक है, यस तो सर। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये W1 की ओर लगेगा, तो वो अट्रैक्ट होंगे वायर। अरे भाई, अगर दोनों बाहर को लगता तो रिपेल होते या नहीं? यस सर। बाहर को लगता तो आप कहते दूर जा रहे हैं तो रिपेल होता। एक दूसरे की ओर लगेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? अट्रैक्ट। हाँ, क्या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, समझ में आया। अच्छा, तो बेटा मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जिस बच्चे को आता है उसके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये चीजें। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाय वेक्टर कैलकुलस we know that the direction of force on W2 is towards W1. W2 पे जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन W1 की ओर है, खींच रहा हो। तो ऐसे अगर W2 की वजह से W1 पे निकाले तो वो कहाँ को आता? W2 को। सिमेट्री से, और वाइस वर्सा। तो बेसिकली जो वायर है आपके W1 W2, इनमें करंट I1 I2, इस पर फोर्स इधर को और इस पर फोर्स इधर को लगेगा। तो दो पैरेलल वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो क्या होता है बच्चों? वो क्या करते हैं अट्रैक्ट। दूसरे को? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। सो wires will attract each other, will attract each other। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जो वायर्स होते हैं ऐसे, वैसे तो उनमें एसी फ्लो होती है, लेकिन कई बार एसी में भी सेम साइकिल जिस समय चल रही हो तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, वो एसी में पढ़ेंगे आप। तो ये गर्मियों में तार वैसे ही एक्सपेंड हो जाते हैं, थोड़े ढीले हो जाते हैं। और मई के महीने में आपने देखा होगा हवाएं बहुत तेज चलती, आंधियां खूब आती, तार ऑलरेडी ढीले हैं, आंधियां चलेंगी तो वायर ऑलरेडी अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वैसे भी अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इनके टच होने और शॉर्ट सर्किट होने के काफी चांसेस हैं। तो जहां पर ढीले वायर है, आप कभी देखिएगा हाइडल वालों ने क्या किया होगा, उन्होंने एक लकड़ी का डंडा, क्योंकि सूखी लकड़ी नॉन कंडक्टर हो गई, ऐसे बांध दिया होगा बच्चों इस टाइप से, इस तरह से, ताकि एक दूसरे के नजदीक ना आ सके। गौर करिएगा, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से ऐसे बांध दिया होगा वायर को, ताकि ज्यादा नजदीक ना आ सके। जहां पर झूलते हुए तार होते हैं वहां होता है ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा बेटा, उस हिसाब से ये देखो कि अगर मैंने एक यहीं पर ऐसे वायर ले लिए तो अब क्या होगा?
पहले की वजह से दूसरे पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही तो यही आएगा। यस सर। अब अपने हाथ को ऐसे रखो कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर अंदर को है, और राइट हैंड लगाना है। अपना हाथ ऊपर की साइड से लाओ और घुमाओ, और मुझे बताओ I2 पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ को लगेगा? सर I2 पे फोर्स बाहर की तरफ। आपको हाथ बाहर की ओर से उल्टा ऊपर से घुमाना पड़ेगा, यस। क्योंकि आपको पहले ए पर लाना है और राइट हैंड ही लाना है ना। यस सर। तो फोर्स मैंने एफ बाहर को दिखा दिया है। अब क्योंकि पूरी पिक्चर सिमेट्रिक है, तो यही I2 की वजह से I1 पे होता तो भी है, ऑब्वियस है। तो फिर अगर यस। अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल वायर में करंट फ्लो होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो लिख लो इस बात को नोट करके। लिखिए, इफ current in parallel wires is in opposite direction, then both wires will repel each other by same amount of force. सेम मतलब फोर्स का अमाउंट तो उतना ही होगा जितना अभी पिछला डेरिवेशन था, दैट इज कितना था? नॉट अपॉन 4/2I/2। यही तो होगा। यस। इतना ही लगेगा, फोर्स तो उतना ही होगा लेकिन रिपेल करेंगे। पैरेलल वायर हैं तो दो ही डायरेक्शन, दो ही सिचुएशन हो सकती है। तो यहां तक क्लियर हो तो अब हम एम्पियर की डेफिनेशन लिख ले फिर। यस। यस सर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो एक बात सोचिए, डेफिनेशन तो हमेशा बड़ी आसान होती है। चलो हम I1 को भी 1 एम्पियर मान लें और I2 को भी 1 एम्पियर मान लें, और जो उनके बीच की दूरी है उसको 1 मीटर मान लें एमटीएस। सब 1 ही ले लो डेफिनेशन में, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है बच्चों? 10⁻⁷ होता है न्यूमेरिकली। यस सर। तो अब यहां पर सोचो, डीएफ अपॉन डीएल कितना हो जाएगा फिर उस सिचुएशन में? 10⁻⁷, 2, I1 भी 1, I2 भी 1 अपॉन 1, तो 2 × 10⁻⁷।
डीएफ अपॉन डीएल है तो यूनिट के हिसाब से एफ की यूनिट न्यूटन पर मीटर ना। यस सर। तो अगर मेरे पास दो वायर वैक्यूम में रखे हूं, कहाँ रखे हैं, मतलब बीच में कुछ नहीं है तो मीडियम तो हम ले नहीं रहे हैं, तो वैक्यूम में रखे हैं, दोनों में करंट 1 एम्पियर है, दोनों के बीच का गैप भी 1 मीटर है, तो दोनों के बीच इतना पर मीटर इतना फोर्स लगेगा, 2 × 10⁻⁷। अब यहां से समझो, 1 एम्पियर वो करंट है, ध्यान से समझो, 1 एम्पियर वो करंट है जो अगर दो पैरेलल वायर्स में फ्लो हो जाए जो कि आपस में 1 मीटर दूरी पर रखे हों, तो फिर उनके बीच लड़ने वाला जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे वो 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। जिस समय इतना फोर्स लगेगा तो आप मान लीजिएगा कि उनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर हो रही होगी। मैं समझा पाया? यस सर। देखिए, इफ टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स if two parallel long wires are kept 1 meter apart in vacuum, kept 1 meter apart in vacuum, वैक्यूम में डबल सी आया डबल यू आया, ये बड़े आफत है यार मेरे लिए। वैक्यूम carry equal currents in the same direction, equal currents in the same direction, and there is a force, and there is a force of attraction of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter पर मीटर ऑफ ईच वायर। हाँ, हर एक पे लगेगा, ये दोनों पे लगना है। तो अगर ऐसा होता है तो द करंट इन ईच वायर इज 1 एम्पियर। रटना नहीं है यार, 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो कहेंगे आपसे, डिफाइन करो। और बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्या है, अरे मतलब इतना फोर्स लग रहा है तो 1 एम्पियर ही होगी करंट दोनों में। क्या मैं ये समझा पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो ये हमने जो सीखा, दो पैरेलल वायर हैं और उसी से सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल डायरेक्शन और उसी से एम्पियर की डेफिनेशन, तीन चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अब अगर करंट वायर जो है